नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच एक संभावित जंग को रोकने के लिए इटली की राजधानी रोम में दोनों मुल्कों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो रही है। ट्रंप इस डील को लेकर बेहद जल्दबाजी में हैं और चाहते हैं कि ईरान न सिर्फ परमाणु हथियार हासिल करने का ख्वाब छोड़ दे, बल्कि इस इलाके में हिजबुल्लाह और हूती जैसे मिलिशियाओं का साथ देना भी बंद कर दे। वहीं दूसरी ओर खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इस बातचीत के लिए अपनी रेड लाइंस तय कर दी हैं। यानी खामेनेई ने अपने विदेश मंत्री अब्बास अरागची को यह बता दिया है कि किन मसलों पर कितना झुकना है और उनसे आगे बात अगर नहीं बनती तो कोई बात नहीं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका इस दौर की बातचीत से पहले ईरान के साथ हूती बागियों पर जोरदार हमला करके ईरान को अमेरिका ने संदेश दे दिया है कि ऐसा हमला आप पर भी हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच 12 अप्रैल को ओमान में पहले दौर की बातचीत हुई थी। इसकी मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने की थी। ये दोनों देशों के बीच एक दशक के बाद न्यूक्लियर डील पर होने वाली पहली आधिकारिक बातचीत थी। इसके बाद तय हुआ कि दूसरे राउंड की बातचीत रोम में होगी। इस बातचीत से पहले ईरान के विदेश मंत्री अपने दोस्त मुल्क रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को गए, जहां उन्होंने पुतिन को अपने सुप्रीम लीडर की एक सीक्रेट चिट्ठी भी दी, जिसमें अमेरिका के साथ हो रही बातचीत के बारे में जानकारी की बात कही जा रही है। इसके बाद उन्होंने रूसियन विदेश मंत्री लैवरोव के साथ मुलाकात की। इस दौरान अरागची ने कहा कि अमेरिका के इरादों पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी बातचीत करेंगे। ये भरोसा ना होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इससे पहले साल 2015 में भी अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुई थी। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, और वो डील सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की नहीं थी, बल्कि उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना भी अमेरिका के साथ शामिल थे। साथ में उसमें जर्मनी भी शामिल था। उस डील में तय हुआ था कि ईरान अपने यूरेनियम के एनरिचमेंट को धीरे धीरे कम करेगा। इसके बदले में ईरान पर लगी हुई पाबंदियों में छूट दी जाएगी। ईरान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, एनरिचमेंट को कम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब ट्रंप 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस डील से अपने मुल्क को वापस ले लिया 2018 में। बहरहाल ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि अगले 2 महीने के भीतर बातचीत का कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए, नहीं तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। अब ईरान की स्थिति को समझते हैं। ईरान की स्थिति ये है कि वो ट्रंप पर भरोसा कैसे करे, क्योंकि ट्रंप वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पिछली डील से अपने मुल्क को वापस ले लिया था, यानी उस डील को रद्द कर दिया था। और अब 2 महीने की टाइमलाइन दे रहे हैं। 2 महीने की डेडलाइन के भीतर कहा जा रहा है कि अगर डील नहीं हुई तो फिर हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को मई में हमले का प्लान इजराइल बना भी चुका था, लेकिन ट्रंप के दखल के बाद उस प्लान को स्थगित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये बातचीत उस दिशा में आगे बढ़ सकती है जहां से जंग की आशंका को टाला जा सके। इसे लेकर 2 खबरें आ रही हैं। 2 खबरें मतलब अमेरिका की शर्त की खबरें और ईरान की रेड लाइंस की खबरें, जो इस डील के लिए बेहद अहम है। अमेरिका और ईरान दोनों ही सेम पेज पर नहीं है, यानी दोनों में सहमति नहीं है कि किस आधार पर समझौता होना है। दोनों की अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग शर्तें हैं। अमेरिका जो शर्तें रख रहा है उसमें ईरान उससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता। अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं उनमें पहली शर्त तो यही है कि ईरान तुरंत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे, ईरान अपने यूरेनियम के एनरिचमेंट को हर हालत में रोके, ईरान अपने यूरेनियम का जो भंडार उसके पास है वो अमेरिका के हवाले कर दे, और जो प्रॉक्सी गुट हैं ईरान के हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे, उनको अपने हथियारों की सप्लाई रोके। और इसके अलावा ईरान फिलिस्तीन का समर्थन करना बंद कर दे। अगर एक तरह से देखा जाए तो ईरान इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं कर सकता है। दोनों हर शर्त उसके लिए बेहद कठिन है। ईरान ने बड़ी मुश्किल से अपने परमाणु कार्यक्रम को खड़ा किया है। अब वो परमाणु बम बनाने के कगार पर है। ऐसे में वो अपने पूरे परमाणु के जखीरे को, पूरे यूरेनियम के भंडार को, जो कि परमाणु बम बनाने के लिए बेहद ज़रूरी होता है, उसको अमेरिका के हवाले तो कर नहीं सकता। वो ट्रंप की बातों पर भरोसा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वही ट्रंप है जो हमने पहले बताया, जिन्होंने 2015 में ओबामा सरकार के साथ हुए ईरान के समझौते को रद्द कर दिया था और ईरान खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा था। और सबसे बड़ी बात, गाजा पट्टी या फिलिस्तीन का समर्थन न करना, ये एक ऐसी शर्त है जो ईरान कतई कबूल करेगा ही नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन एक ऐसा मसला है जिसे लेकर हर मुस्लिम मुल्क में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। क्योंकि हर मुस्लिम देश या और भी कई देश ये बात मानते हैं कि हाँ, फिलिस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि उन्हीं की ज़मीन पर 1948 में इजराइल नाम का मुल्क बसाया गया था। लेकिन ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है, इसको लेकर जंग भी हुई 3 बार, अरब इजराइल युद्ध भी हुए, लेकिन हालात
इस कदर बदले मिडिल ईस्ट में कि मौजूदा वक्त में जब गाज़ा में इजराइल ने हमला किया हमास के हमले के बाद और काफ़ी बड़ी संख्या में मासूमों की जान गई, तो इजराइल की इस मनमानी का विरोध करने की बात जब आई तो बाकी मुस्लिम देश, ख़ासतौर से इस इलाके के मुस्लिम देश, केवल बातें ही करते रहे, आलोचना ही करते रहे, लेकिन ईरान ने अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और हूती के जरिए इजराइल पर हमला भी किया और 2 बार तो खुद भी मिसाइल स्ट्राइक्स ईरान ने इजराइल के ऊपर की। तो एक तरह से देखा जाए कि फ़िलिस्तीन के मसले पर एक सीधी टक्कर ईरान ने इजराइल से ली और खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर के तौर पर अपने आप को एक पेश किया। लिहाजा इस मसले पर, फ़िलिस्तीन का साथ ना देने के मसले पर, फ़िलिस्तीन के मसले पर झुकना ईरान के लिए कतई पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। अमेरिका ईरान के दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने से पहले खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने जो बातचीत करने वाले लोग, जो उनके डिप्लोमेट हैं, उनको ये साफ कर दिया है कि किस मसले पर कितना झुका जा सकता है। ईरान के एक अधिकारी का कहना है अमेरिका के साथ डील तभी मुमकिन है जब ईरान ने जो रेड लाइन्स अपनी तय कर दी हैं कि ये लाल रेखाएं हैं, इनके बाहर हम नहीं जा सकते, उनको कबूल किया जाए। क्या है वो रेड लाइन्स? उसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान न सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा, उसमें इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज को नष्ट भी नहीं करेगा और ना ही अपने यूरेनियम के भंडार को किसी दूसरे देश को सौंपेगा। ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक जरूर सकता है या उसको स्लो कर सकता है, लेकिन इस भंडार को वो साल 2015 के लेवल से नीचे नहीं ले जाएगा। ईरान का ये कहना है, या ईरान ये कहना चाहता है कि वो साल 2015 की उसी न्यूक्लियर डील पर टिके रहना चाहता है जो ट्रंप ने रद्द कर दी थी। एक तरह से ईरान की जीत भी होगी अगर 2015 वाली डील के मसौदे पर ही नई डील होती है तो। इसके अलावा एक खास पहलू ये भी है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन इसमें क्या राय रखते हैं। पिछले कुछ सालों में रूस और ईरान की दोस्ती काफ़ी मजबूत हुई है और यूक्रेन युद्ध जो 3 साल से चल रहा है, उस दौरान ईरान ने रूस की काफ़ी मदद की है। हम सभी ने देखा जिस तरीके से रशिया ने 2022 में यूक्रेन पर अटैक किया, उसके टैंक्स यूक्रेन में घुसे, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन्स ने किस तरीके से रशियन टैंक्स का खात्मा किया। इसके बाद लगा कि ड्रोन युद्ध में रशिया पिछड़ रहा है, तो उस वक्त ईरान ने रशिया की मदद की, अपने शाहिद ड्रोन्स के बहुत बड़े बड़े जखीरे रशिया में भेजे, रशिया में एक ड्रोन्स की फैक्ट्री लगा दी, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के युद्ध में एक बराबर की ताकत हासिल की ड्रोन्स के पहलुओं को देखते हुए, और अब यूक्रेन युद्ध में रूस का पलड़ा भारी है। तो ऐसे में ये मुमकिन तभी हो सका जब ईरान ने रूस की मदद की। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और उसके तमाम साथी देशों ने लाख कोशिशें की कि पुतिन को झुका दें, लेकिन वो पुतिन को झुका नहीं सके। तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई, लेकिन पुतिन की इकोनॉमी या रशिया की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और जंग में पुतिन टिके हुए हैं। इससे पुतिन का इंटरनेशनल कद, इंटरनेशनल मसलों पर उनकी राय की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लिहाजा उनकी राय लेकर ही ईरान इस डील को स्वीकार करेगा। ये एक अलग पहलू है। वैसे भी ईरान अब उतना कमज़ोर नहीं है जितना वो साल 2015 में था। 2018 में ट्रंप ने जब ईरान के साथ परमाणु डील को रद्द किया था, उसके बाद ईरान ने परमाणु बम बनाने की अपनी कोशिशों में काफ़ी इजाफा किया और उसकी ताकत में भी इजाफा हुआ है। IAEA जो इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसके मुताबिक ईरान 60% शुद्धता वाले 275 किलो यूरेनियम को भी इकट्ठा कर चुका है। इससे 6 परमाणु बम बन सकते हैं। ऐसे में ईरान के लिए अपनी बातें मजबूती के साथ रखना लाजमी है और वो रखेगा भी। वही अमेरिका ये बात जानता है कि अगर अभी ईरान के साथ डील नहीं हुई तो फिर उसके पास परमाणु बम आ जाएगा और तब का दृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। लिहाजा ट्रंप ईरान पर दबाव डालने के लिए हर तरह का हथकंडा आजमा रहे हैं। इस इलाके में ईरान के 2 मजबूत साथी थे, उनमें से एक था हिजबुल्लाह और दूसरे हूती। हिजबुल्लाह को तो इजराइल ने कमज़ोर कर दिया, लेकिन यमन के हूती अब भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब अमेरिका पिछले महीने 15 मार्च से लगातार हूतियों पर हमले कर रहा है। दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने से पहले यमन में अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यमन के रास ईसा तेल बंदरगाह पर अमेरिका की ओर से हवाई हमलों में कम से कम 74 लोग मारे गए हैं और तकरीबन 250 लोगों के घायल होने की खबर है। रास ईसा बंदरगाह यमन की अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता की आपूर्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। यहाँ देश के 70% से अधिक आयात और 80% से अधिक मानवीय सहायता आती है। हमले के बाद इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा विरोध भी देखा गया है। हूती विरोधी समर्थित अल मसीरा टीवी में विस्फोट और क्षति के वीडियो भी जारी किए गए हैं। इन वीडियोस में जलते हुए ट्रकों का मलबा, नागरिकों की डेड बॉडीज दिखाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में बंदरगाह के कर्मचारी भी कई बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए हर तरह के दांव चल रहा है। अब देखना यह होगा कि दूसरे दौर की बात के बाद हालात किस ओर करवट लेते हैं।
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।